नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्शन आईएएस में। स्पेशल बिहार की क्लासेज आप लोगों को कंटिन्यू रूप से प्रोवाइड कराई जा रही है। आशा करते हैं कि इस बार बीपीएससी में इस सीरीज़ से आपको काफ़ी लाभ मिलेगी। इसकी खासियत यही है कि क्लास ही में आप लोगों को कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट के माध्यम से हर एक चीज़ को कवर कराने की कोशिश की जाती है। तो चलिए आज के क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जुलाई 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। इसके प्रमुख जो लीडर थे, प्रमुख जो नेता थे, जैसे कि जयप्रकाश नारायण, इसके अलावा फूलन प्रसाद वर्मा, इसके अलावा रामानंद मिश्र। ऐसे दो तीन नाम है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब आगे ध्यान रखना है आपको, किसी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों के द्वारा 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई 1934 में। इसमें दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो होगा यहाँ पे जयप्रकाश नारायण का और दूसरा हो जाएगा आचार्य नरेंद्र, ठीक है, देव का। दो नाम आपको ध्यान रखना है, जेपी और, ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव का। अब यहाँ पे समझना है आपको कि देखिए सीएसपी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हो रही है, तो आखिर ये आईएनसी कहाँ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी मेंबर है सब इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर हैं। इसी के अंदर इस सीएसपी की अर्थात कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई है। इनकी विचारधाराएं हैं जैसे कि ये पूरी तरीके से मार्क्सवादी को फॉलो कर रहे हैं, गांधीवाद को भी मान रहे हैं, सोशलिस्ट पूरी तरीके से समाजवाद को भी मान रहे हैं, उदारवाद लिबरलिज्म को भी मान रहे हैं, ठीक है, पश्चिमी जो डेमोक्रेसी को भी मान रहे हैं। तो हर हाल में देखिए, ठीक है, ये मतलब एक समग्र विचारधारा को ये पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए चाह रहे हैं कि जितना हो सके जमींदारों से लड़ने के लिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो, और भीड़ तभी इकट्ठा होगी जब समाज में मौजूद हर एक वर्ग इनका साथ देगा। इसीलिए ये किसानों को साथ में लेके चल रहे थे, लेबर था, मिडिल वर्ग भी, बुर्जुआ भी, सबको एक साथ ही लेके चलने का प्रयास कर रहे थे ताकि राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की भावना को पूरी तरीके से जगाया जा सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब चूंकि किसानों से संबंधित है बातें हैं तो दो चीज़ आपको और याद रखना है। 1929 में देखेंगे तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा, ध्यान रखिएगा, सहजानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। आगे चल के सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही 1936 में देखेंगे तो लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा के, ठीक है, ये पहले अध्यक्ष भी बने हुए थे। तो सहजानंद सरस्वती नाम ही काफ़ी है, खासकर जब किसानों की बात आती है। तो मौर्य शासन के दौरान शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? मौर्य शासन के दौरान शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? इसको भूल से भी, ठीक है, भूल नहीं करना है। बात की जा रही है मौर्य शासन के दौरान, गड़बड़ में आप लोग, ठीक है, नालंदा लगा के आ जाते हैं। करेक्ट उत्तर होगा इसका तक्षशिला, ध्यान रखिएगा, तक्षशिला। ये वही, ठीक है, मौर्य शासन है चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में, जिसका गुरु, ठीक है, कौटिल्य चाणक्य यहाँ पे हुआ करते थे। बहुत शानदार प्रश्न है, ठीक है। मौर्य से संबंधित अगर हम लोग बात करें तो इनका जो राजकीय जो पक्षी था, ध्यान रखिएगा, मयूर। राजकीय पक्षी क्या था इनका? मयूर, ठीक है, मैंने राजकीय पक्षी, राष्ट्रीय प्रतीक भी आप समझ सकते हैं। उस समय इनकी भाषा थी पाली, चूँकि पाली बड़ी मात्रा में जनमानस के द्वारा, ठीक है, बोली जाती थी, और उच्च शिक्षा के लिए ये लोग तक्षशिला जाया हुआ करते थे। तो तक्षशिला के क्षेत्रों की तरफ से ही तो कौटिल्य यहाँ पे आया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें, ठीक है, तक्षशिला का जियोग्राफिकल लोकेशन की, तो यही है। ऊपर देख पा रहे हैं यहाँ पे गंधार, देख रहे हैं ना, ऊपर ये गंधार है, और यहाँ पे है मगध का क्षेत्र। तो उस समय मौर्यों का जो ट्रेड था बहुत ही फेमस था, ध्यान रखिएगा, मौर्यों का ट्रेड उत्तरा पथ था, एक दक्षिणा पथ था। उत्तरा पथ में वाराणसी से लेके वर्तमान में जिसको, ठीक है, जीटी रोड भी बोला जाता है, सीधे गंधार को जोड़ता था, ठीक है। तो तक्षशिला व्यापार प्लस कला, व्यापार प्लस कला प्लस शिक्षा, इन सारे ही दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मान के चलिए उस समय नालंदा टाइप का था, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग दक्षिणी व्यापार की बात करें तो दक्षिण में पूरा ये लोग देख रहे हैं ना, ये सेंधे वाला जो क्षेत्र है ऊपर का, इधर वाला, ठीक है, यहाँ से लेकर नीचे तक ये लोग, नीचे तक आता था ये लोग, ठीक है, हिंद महासागर तक, और इधर से फिर ये रास्ता चला जाता था सिल्क रूट में, ठीक है, सिल्क रूट में जाके रास्ता मिल जाती थी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग ध्यान में जरूर रखेंगे। नेक्स्ट, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया हुआ था? तो चीनी यात्री ने, ध्यान रखिएगा, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया हुआ था। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि चीनी यात्रियों का क्रम बताना है, तो सबसे पहले आया था फाहयान, ठीक है, उसके बाद
हो जाएगा संगयुन, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा वेनसांग, उसके बाद हो जाएगा इत्सिंग, ध्यान रखिएगा इत्सिंग। एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, बार बार मैं बोलता हूँ, फांसी हुई, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, फांसी हुई, देख पा रहे हैं ना, फ से फायान, स से संगयुन, ह से वेनसांग और ई से इत्सिंग, बहुत सिंपल है। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें हम लोग तो इसकी जो स्थापना जो किया गया था गुप्त वंश के जो शासक था जिसका नाम था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त, कुमारगुप्त का एक और नाम मिलता है शारदित्य, शारदित्य। तो कभी कभी दे देगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने की, कुमारगुप्त के अलावा शारदित्य भी दे सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप नालंदा विश्वविद्यालय के आगे चल के इसका जो पुनरुद्धार कर सकते हैं, ठीक है। पुनरुद्धार जो किया गया था आगे चल के, बहुत ही फेमस शासक है, ठीक है, जिसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, देख पा रहे हैं, ठीक है, धर्मपाल के द्वारा, ध्यान रखिएगा, धर्मपाल के द्वारा, ठीक है, इसका पुनरुद्धार करवाया गया था। आगे चल के देखेंगे तो धर्मपाल के द्वारा ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना किया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो कि वर्तमान में भागलपुर में, ध्यान रखिएगा, भागलपुर में यह स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी के द्वारा 1199 में, ठीक है, जला दिया गया था, आग लगा दिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट, सुंग के बाद भारत पर किस वंश का शासन था? सुंग वंश के बाद किस वंश का शासक था? ठीक है, तो सुंग के बाद कौन आया है आपको पता होना चाहिए, कण्व, ध्यान रखिएगा, कण्व, ठीक है। तो अंतिम जो सुंग वंश का जो शासक था जिसका नाम था देवभूति, देवभूति। इसी देवभूति को यहाँ पे मारा गया था, ठीक है, वासुदेव के द्वारा, वासुदेव कर्ण के द्वारा, ठीक है। तो अब कर्ण वंश की यहाँ पे पूरी तरीके से स्थापना हो गई, यहाँ पे देख पा रहे हैं, यही मगध के क्षेत्रों में कर्ण वंश। अब इस कर्ण वंश का जो अंतिम जो शासक होगा सुशर्मन, ध्यान रखिएगा, सुशर्मन, ठीक है। इसकी हत्या कर देगा एक व्यक्ति का नाम है सिमुक, सिमुक, ठीक है। अब सिमुक जब हत्या कर देगा तो एक नया साम्राज्य की स्थापना करेगा जिसको बोला जाता है सातवाहन, ध्यान रखिएगा, सातवाहन वंश, ठीक है, माने सातवाहन साम्राज्य की इसकी ने स्थापना कर दी। कण्वों का जो टाइम पीरियड है बहुत ही कम है, लगभग 72 ईसा पूर्व से लेके माना जाता है कि 28 बीसी तक, 28 बीसी तक, देख रहे हैं, बहुत छोटा टाइम पीरियड है इनका। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम के पौधे के खेती के लिए जाना जाता था? ब्रिटिश भारत के, ठीक है, दौरान, बहुत फेमस नाम है, ठीक है, आपको पता ही होना चाहिए, बिहार का स्टडी कर रहे हैं, बिहार, ध्यान रखिएगा, बिहार। माने अफीम उस समय आप समझ सकते हैं कि लगभग माना जाता है कि 1.3 मिलियन जो किसान थे अफीम उपजाते थे, और इसका इम्पैक्ट इतना बड़े लेवल पर था, सिर्फ और सिर्फ बिहार में 10 मिलियन लोगों के पूरी तरीके से, ठीक है, प्रभावित करता था। और बिहार का अगर हम लोग मैप की बात करें, ठीक है, तो सपोज करिए बिहार एक गंगा जो नदी है, ध्यान रखिएगा, गंगा नदी है, इसी गंगा नदी में, ध्यान रखिएगा, कई सारी फैक्ट्रियाँ, अफीम की जो फैक्ट्रियाँ छोटी छोटी लगी हुई थी। ये लोग क्या करता था ना, तो केक में मिला के, केक में मिला के, बड़े बड़े जो कार्टून होता था, ठीक है, उस समय जो भी पैकेट बना बना के केक में मिला के इसी गंगा से, ठीक है, ये लोग व्यापार करता था, पूरी तरीके से चीन में भेजना होता था। सोचिए, केक में मिला के इस अफीम को। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये हो जाएगा उस समय बिहार का जो एरिया है, इसी गंगा के क्षेत्रों से होके ले लोग पूरी तरीके से ले आता था इधर बंगाल के क्षेत्रों में, और उसके बाद से फिर भेजना शुरू कर देता था चीन में। तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, अफीम युद्ध वगैरह चीन में काफ़ी फेमस है, ठीक है, उस समय था। चलिए, किस सुल्तान ने पहले हजरत आला और फिर सुल्तान की उपाधि धारण की? पहले हजरत आला की उपाधि और फिर सुल्तान की उपाधि। देखिए, बिहार से संबंधित जो भी शासक है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पेशल बिहार में, ठीक है, और इसका नाम है शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। 1529 में, ये डेट आप लोग ध्यान रखिएगा, 1529 में बंगाल का जो सुल्तान था नुसरत शाह, नुसरत शाह, इस नुसरत शाह को इसने पराजित किया, बंगाल में गया, सिक्के ढलवाया, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया पूरी तरीके से, मैंने एक इंडिपेंडेंसी का भाव, एक स्वतंत्र शासक का जो भाव था वो इस पे चल पड़ा था, ठीक है। और इसी समय इसने हजरत आला की उपाधि धारण की, हजरत आला की उपाधि धारण की। फिर अगला बारी आया मुगलों की, लगभग 1539 में इसने बक्सर में, ठीक है, चौसा का युद्ध लड़ा था, बहुत फेमस युद्ध है, चौसा का युद्ध, हुमायूं के खिलाफ,
और जब हुमायूं को पराजित कर दिया तो फिर इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। ध्यान रखिएगा, सुल्तान की उपाधि धारण की। आगे चल के देखेंगे तो 1540 में कन्नौज का युद्ध होगा। कन्नौज के युद्ध में फिर से हुमायूं को पराजित करेगा और फाइनली ये दिल्ली और आगरा पे अधिकार कर लेगा। तो बहुत फेमस शासक है, ठीक है। दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश की स्थापना इसी शेर शाह सूरी के द्वारा की गई थी। जब्ती प्रथा की शुरुआत किसने की? जब्ती प्रथा, देख पा रहे हैं ना, जब्ती, इसी को दहसाला प्रथा भी बोला जाता है। दहसाला प्रथा, इसकी जो शुरुआत की गई थी अकबर के समय। अकबर का एक फेमस फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री हुआ करता था, बहुत ही योग्य, जिसका नाम है टोडरमल। टोडरमल, ठीक है। इसी के द्वारा इस जब्ती प्रणाली को लाया गया था। अब ये जब्ती प्रणाली है क्या? देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो भी यहाँ पे समझ रहे हैं ना, मतलब जो भूमि है, ध्यान रखिएगा, जो भी ये भूमि है, इसमें औसतन जो 10 वर्ष का, 10 ईयर का जो भी एवरेज जो प्रोडक्शन होता था, एवरेज जो प्रोडक्शन होता था वो निकाल लिया जाता था और इसका 1/3 भाग यहाँ पे राज्य को दे दिया जाता था। राज्य को दे दिया जाता था 1/3 भाग, ठीक है। तो यह जो व्यवस्था थी, चूंकि अकबर के समय था, लेकिन पूरे इसके जो क्षेत्र था वहाँ पे नहीं था, कुछ सिलेक्टेड, ओनली, ध्यान रखिएगा, ओनली मैं लिख रहा हूँ, ओनली कुछ सिलेक्टेड एरिया में था, जैसे कि मुल्तान हो गया, दिल्ली हो गया, इलाहाबाद हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, माने ये मैं कर देता हूँ, इलाहाबाद, आगरा, लाहौर, ठीक है। ऐसे ही कुछ देख पा रहे हैं ना, 5 क्षेत्रों में यह पूर्णतः लागू था, बाकी क्षेत्रों में लागू नहीं था। फराइजी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? फराइजी आंदोलन, इसको फराजी आंदोलन भी बोला जाता है, कितने लोग फर्जी आंदोलन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। यह किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? देखिए ये जो शुरुआत किया गया था 1818 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में हाजी शरी अतदुल्ला के द्वारा, हाजी शरी अतदुल्ला के द्वारा ये किया गया था। मूल उद्देश्य था उस समय, ध्यान रखिएगा, मूल जो इसका जो उद्देश्य था कि जो भी 19वीं सदी का दौर चल रहा था उसमें इस्लामिक पुनर्वात्याद आंदोलन, माने इस्लाम में सुधार के लिए, इस्लाम में सुधार के लिए ये आंदोलन चलाया जा रहा था। लेकिन बड़ी जल्दी हाजी शरीयतुल्लाह के यहाँ पे मृत्यु हो गई। इसके बाद से इनका जो पुत्र था, ध्यान रखिएगा, पुत्र था जिसका नाम था दादू मियाँ। दादू मियाँ इस आंदोलन का नेतृत्व संभालने लगे, दादू मियाँ, ठीक है। और दादू मियाँ एक लेवल और आगे चले गए। इस्लाम में सुधार के उद्देश्य के साथ साथ जमींदारों से, अंग्रेजों से इसने लोहा लेना शुरू कर दिया, कर देना, समझ रहे हैं ना, पूरी तरीके से मना कर दिया। दादू मियाँ बोलते थे कि भाई देखो, समस्त भूमि का मालिक खुदा है, तो भाई अंग्रेजों को, जमींदारों को हम लोग कर क्यों दें, ठीक है। तो साफ साफ करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया। दादू मियाँ ने अपना मुख्यालय बहादुरपुर में बनाया हुआ था, बहादुर, ठीक है, पूर्व में। तो देख पा रहे हैं कैसे इस्लाम में सुधार के साथ साथ ये पूरी तरीके से अंग्रेजों और जमींदारों के विरुद्ध एक किसान आंदोलन के रूप में परिणित हो गया था। 1922 में मुंगेर की किसान सभा का आयोजन किसने किया था? मुंगेर में किसान सभा की आयोजन किसने किया था? बहुत ही फेमस नाम है, ध्यान रखिएगा, 1922 में जो किया गया था, ठीक है, मोहम्मद जुबैर, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद जुबैर, और प्लस यहाँ पे एक और नाम जोड़ दीजिएगा, श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया था। उसके बाद से देखिए, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 1929 में, ध्यान रखिएगा, 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया गया सहजानंद सरस्वती के द्वारा, सहजानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। इसका उद्देश्य यही था कि जमींदारों के खिलाफ किसानों की शिकायतों को उठाने के लिए सब किया जा रहा था। उसके बाद से 1933 में, ठीक है, 1933 में बिहार किसान सभा का गठन, बिहार किसान सभा का गठन, ठीक है। फिर 1934 में, ध्यान रखना है आप लोगों को, बम्बई में, ये सब मैंने करा दिया है, ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। फिर उसके बाद से हो जाएगा 1936 का दौर आएगा, जो कि, ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होगी। इसके जो अध्यक्ष बनेंगे, अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसका सचिव का भी नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है, सचिव थे एनजी रंगा, एनजी
रंगा। ठीक है, तो उस समय किसान आंदोलन बड़ी तेजी से परिणित हो रहा था। ठीक है, लगभग यहीं से स्वामी सहजानंद के द्वारा पटना के क्षेत्रों से एक पत्रिका निकाला गया था जिसका नाम था हुंकार। ध्यान रखिएगा, हुंकार किसान आंदोलन का मुख्य पत्रिका ये बन चुका था। त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है? त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है? तो ये आपको पश्चिम चंपारण में देखने के लिए मिल जाएगी, गंडक नदी से। ध्यान रखिएगा, गंडक नदी से। गंडक नदी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसका जो उद्गम होता है, देखिए यही है गंडक नदी। ठीक है, अब देख पा रहे होंगे आप लोग, बिल्कुल मैप में क्लियर है। ठीक है, हिमालय तिब्बत के क्षेत्रों से अन्नपूर्णा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। अब ऊपर नेपाल है और नीचे इधर है इंडिया, तो ये भारत और नेपाल की सीमा भी बनाता है। साथ में देखेंगे इन क्षेत्रों में आने के बाद, ठीक है, इधर पश्चिमी चंपारण में यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको बिहार और यूपी की भी सीमा बनाते हुए आपको दिखाई देगी। ठीक है, इसका कई सारा नाम है, जनरली आपको पता भी होना चाहिए, जैसे कि सप्तगंडकी हो गया, काली गंडक, नारायणी, शालिग्रामी, सदानीरा, सब इस गंडक नदी का ही नाम है। बिहार में प्रवेश करती है, इसी जगह आपको देखने के लिए मिल जाएगी वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर, जहाँ नीतीश कुमार खूब रेगुलर जा रहे हैं, बहुत अधिक यहाँ डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार में टोटल जो लंबाई है इस गंडक नदी की 260 किलोमीटर, 260 किलोमीटर। जिला की बात करें, देखिए पश्चिमी चंपारण हो गया, गोपालगंज हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, देख पा रहे मुजफ्फरपुर हो गया। ठीक है, मुजफ्फरपुर के साथ साथ इधर सिवान हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा, और ये इधर देख रहे हैं ना, वैशाली में इधर आके हाजीपुर लगभग सोनपुर के आसपास से गंगा नदी में संगम बनाएगी। ध्यान रखिएगा, संगम बनाएगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर आप देखेंगे तो यहीं पे मुजफ्फरपुर और सारण के बीच, ठीक है, ये प्राकृतिक सीमा भी आपको बनाते हुए नजर आएगी, प्राकृतिक सीमा भी ये बना रही है। तो ऐसे बहुत प्रश्न पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड। श्री योगेंद्र शुक्र हजारीबाग जेल से फरार हो गए, लेकिन बाद में उन्हें गिरफ्तार कर किस जेल में भेज दिया गया? हजारीबाग जेल, याद आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, जयप्रकाश नारायण का। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड वही था लगभग अगस्त में जब 19 अगस्त 1942 में जब गांधी के द्वारा भारत छोड़ो का जब आह्वान किया गया, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो भी बड़े बड़े नेता थे सबको जेल में डाल दिया गया। उसमें योगेंद्र शुक्र थे, जयप्रकाश नारायण भी थे, इन लोगों को हजारीबाग जेल में डाल दिया गया। ठीक है, तो वहाँ से ये लोग भाग निकले। मैंने कहानी सुनाया था आप लोगों को किस तरह से, ठीक है, एक से एक धोतियों को बना के लगभग, ठीक है, लगभग माना जाता है कि 35 धोतियों का इन लोगों ने हजारीबाग की लंबी ऊंची जेल की दीवारों को पार करने के लिए प्रयोग किया था। तो इसमें बहुत सारे नाम हैं, जिसमें फेमस है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, योगेंद्र शुक्ला, इसके अलावा जयप्रकाश नारायण, सूरज नारायण सिंह, गुलाब चंद्र गुप्ता, रामानंद मिश्र, ठीक है, मिश्र। ऐसे 4-5 नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये लोग आया और उद्देश्य यही था इन लोगों का कि अब भूमिगत आंदोलन हम लोग चलाएंगे, जैसे कि जयप्रकाश नारायण तराई क्षेत्रों में जाके उधर गोरिल्ला युद्ध भी, छापेमार युद्ध भी चला रहे थे। ठीक है, अब अंग्रेज सब पूरा भड़क गया लगभग। ठीक है, 5,000 रुपये का इनाम राशि घोषित किया कि जो इस योगेंद्र शुक्ल को पकड़ के लाएगा 5,000 का इनाम दिया जाएगा। फाइनली ये पकड़े भी गए योगेंद्र शुक्ल को, ध्यान रखिएगा। अब सीधे हजारीबाग जेल से, ठीक है, मैंने वहाँ से तो भागे थे, वहाँ से सीधे इनको लाया गया बक्सर के जेल में डाल दिया गया। लगभग 3 साल की इनको, ध्यान रखिएगा, कैद हो गई। 3 साल की कैद हो गई। 1944 में योगेंद्र शुक्ल ने भूख हड़ताल भी किया। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। 1934 में बिहार में आए भूकंप से कौन सा शहर पूरी तरीके से तबाह हो गया था? तबाह हो गया था। तो इसमें करेक्ट यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मुंगेर। और मुंगेर के साथ साथ एक और शहर था जिसका नाम है मुजफ्फरपुर। ध्यान रखिएगा, मुजफ्फरपुर। तो 1934 में देखिए भूकंप आया था। डेट भी आप लोगों को जानना जरूरी है, 15 जनवरी, ठीक है, 15 जनवरी 1934 को ये आया हुआ था। वहीं जो बिहार नेपाल का जो क्षेत्र है, नेपाल के क्षेत्रों की तरफ से आया था। इसकी इंटेंसिटी इतनी अधिक थी, समझ रहे, 8.0 इसकी इंटेंसिटी, तीव्रता इसका इतना था, समझ रहे हैं। पूरा शहर यहाँ पे गिर गया था, लग रहा था कि सब यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, भारत के इतिहास में सबसे ये भी भीषण भूकंपों में से एक माना जाता है 1934 का भूकंप।
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री। जो भी मुख्यमंत्री होगा वही इसका अध्यक्ष होगा। जैसे वर्तमान में अगर नीतीश कुमार है तो वही इसके अध्यक्ष हैं। अब जो भी आपदा संबंधित, समझ रहे हैं ना, चीज़ें हो, यही ये कंट्रोल करेंगे। इनके अंदर जो भी अधिकारी होंगे, विभागीय अधिकारी होंगे, ये सब इनके आदेश पर पूरी तरीके से काम करेंगे। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो देखिए, एक उद्देश्य तो आप समझ ही रहे हैं, सिंपल सी बात है इसमें, कि आपदा आने पर सहायता करना। सहायता किस टाइप का? जैसे रहने खाने पीने चीज़ों का अच्छे से मैनेजमेंट करना है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है एग्जाम में, कि जब चुनावी रैलियाँ होती है, जब चुनावी रैलियाँ होती है तो बहुत अधिक देखिए लोग, भीड़ जमा हो जाती है। ठीक है, इनको भी कंट्रोल करने में ये बिहार राज्य आपदा प्रबंधन, ठीक है, रोल प्ले करेगा। सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ये शुरुआत किया गया था 1973 में। ध्यान रखिएगा, 1973 में केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। पर्यावरण के साथ संतुलित बनाने का इसमें बल दिया जा रहा था। ठीक है, संतुलन बनाने पे बल दिया जा रहा था। जैसे कि, ठीक है, जो भी हो गया यहाँ पे, लैंड हो गया, भूमि हो गया, ठीक है, जल हो गया, पशुधन हो गया, ठीक है, या फिर जो भी मानव संसाधन है, किसी भी प्रकार का मानव संसाधन, ठीक है, इसका संरक्षण, विकास, किस प्रकार से इसका दोहन किया जाए, ये सब इस पे यहाँ पे, ठीक है, बल दिया गया था, ताकि सूखा को बहुत हद तक यहाँ पे कंट्रोल किया जा सके। और इसका एक और खासियत था, यहाँ पे रोजगार को भी डेवलप, ठीक है, रोजगार को बढ़ावा देने पे भी पूरी तरीके से कोशिश किया जा रहा था। जितना भी, ठीक है, भूमि है, यहाँ पे तकनीक के माध्यम से कृषि देने की यहाँ पे सलाह दी जा रही थी, व्यवस्था कराई जा रही थी। तभी तो इस डॉट से, ठीक है, सूखा प्रवण क्षेत्र से निपटा जा सकता है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन कार्यक्रम को किस वर्ष राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया? अनुमोदित यहाँ पे किया गया, किस वर्ष किया गया? इसको किया गया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 2014 में। ध्यान रखिएगा, 2014 में। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की इसकी एक धारा है, धारा 23 का 1। ध्यान रखिएगा, धारा 23 का 1, ठीक है। इसके तहत, ठीक है, यह प्रयास किया गया कि हर राज्य के लिए आपदा प्रबंधन की एक योजना होगी, जिसे राज्य आपदा प्रबंधन योजना कहा जाएगा। तो 2014 से इसको इम्प्लीमेंट की जा रही है। जनपदों को उनकी जनसंख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पे जो भी जनपद दिया हुआ है, देख पा रहे हैं, जिला के रूप में जनसंख्या के बढ़ते क्रम में, देख पा रहे हैं यहाँ पे सब दिया हुआ है। तो बहुत आपको यहाँ पे सावधानी से ऐसे प्रश्न आए तो थोड़ा सा आपको, ठीक है, माइंड मैपिंग जरूर करना है, कौन कौन जिला कहाँ कहाँ पे जनसंख्या के हिसाब से क्या है, एक बार आपको यहाँ पे जरूर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे जो छोटा, ठीक है, जिला के रूप में भी आप देख पा रहे हैं, अरवल ही, मैंने सबसे छोटा तो शिवहर है, लेकिन मैंने ये भी बहुत बड़ा नहीं है, अरवल। इसकी पॉपुलेशन की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 2011 के डेटा के अनुसार 7 लाख थी, 7 लाख थी। उसके बाद यहाँ पे है जहानाबाद, इसकी पॉपुलेशन थी लगभग 11.2 लाख। मधुबनी, इसका जनसंख्या ठीक ठाक था, 44.8 लाख। ठीक है, अब मुजफ्फरपुर में यहाँ पे बहुत ही अधिक, ठीक है, क्राउड है, बहुत अधिक भीड़ है, 48 लाख के आसपास, 48 लाख के आसपास। तब तो आसान है टिक करना, करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। ध्यान रखिएगा, बी। यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, मुजफ्फरपुर, यहीं पे है अरवल, ठीक है, सबसे कम है यहाँ पे जनसंख्या, 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अरवल, मुजफ्फरपुर। इसके अलावा और कौन था? इधर था जहानाबाद, देखिए जहानाबाद, और एक और ज़िला था इसमें मधुबनी, इधर मधुबनी। ठीक है, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। नेपाल की जो सीमा मिलाती, इसे तो हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। देख पा रहे हैं यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पे जो भी 7 जिला है, इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। केवल निम्नलिखित विचारों पर प्रकट करते हुए, मैंने केवल दिया हुआ है यहाँ पे, जो भी दिया है इसी के अकॉर्डिंग, उनमें से किसकी बिहार में अधिकतम साक्षरता दर है? लिटरेसी रेट किसकी यहाँ पे सबसे अधिक है? बहुत ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो मुंगेर में, ठीक है, मुंगेर में लगभग जो लिटरेसी रेट है लगभग 17 पॉइंट, ठीक है, मैंने 17 नहीं होगा, 70.46% के आसपास, बस यही है। देखिए कटिहार में बहुत कुछ खास नहीं है, लगभग
52.24 के आसपास है, परसेंटेज में सब है। इसके अलावा यहाँ पे औरंगाबाद दिया हुआ है 17.32, ठीक है। मधेपुरा में एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन इसका भी बहुत ठीक है, अधिक अच्छा नहीं है। आप लोग इसे क्रॉस चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे यहाँ पे अधिक है मुंगेर में ही। बिहार में कितने जिलों का जनसंख्या घनत्व 1250 से अधिक है? अब जनसंख्या घनत्व तो समझ रहे हैं ना कैसे निकाला जाता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जो भी लोग हैं, ठीक है, वही होती है जनसंख्या घनत्व। तो वैसे बिहार में आपको 13 जिला देखने के लिए मिल जाएगी। अब इन 13 जिलों का नाम आप लोगों को थोड़ा सा एक बार मैं मैपिंग कराता हूँ। देखिए, सबसे पहले इधर से शुरू करना है, ठीक है, उत्तर की तरफ से। सबसे पहले इधर देख पा रहे हैं पूर्वी चंपारण, एक। पश्चिमी चंपारण नहीं है, ध्यान रखिएगा, बड़ा जिला तो है लेकिन यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है यहाँ पे कम है, बहुत अधिक नहीं है। पूर्वी चंपारण, उसके बाद आइए 2 गोपालगंज, गोपालगंज के बाद से आइए इधर, ठीक है, मुजफ्फरपुर हो जाएगा 3। शिवहर देखिए जो छोटा है, जनसंख्या घनत्व यहाँ तो एकदम भरा हुआ है, 4, ठीक है। मधुबनी हो जाएगा 5। मधुबनी के बाद इधर आइए, इधर समस्तीपुर हो जाएगा 6। सारण देखिए यहाँ पे 7, ठीक है। सारण के बाद यहीं पे आपको मिल जाएगी वैशाली 8। वैशाली के बाद आपको जाना है इधर, ठीक है, वैशाली हो गया। एक हो जाएगा सीतामढ़ी, यहाँ पे छूट रहा है 9। सिवान यहीं पे है 10। बेगूसराय देखिए कहाँ पे है 11। एक हो जाएगा पटना, ध्यान रखिएगा, पटना हो जाएगा 12। एक हो जाएगा दरभंगा, ये हो जाएगा 13। तो देख पा रहे हैं, ऐसा मैंने जानबूझ के दिया हुआ है ताकि आप लोगों का अंदाज़ा लग सके कि जो अधिकतर जो देख पा रहे हैं ना जो जिला है कहाँ है, उत्तरी भारत में है, ठीक है। तो एक प्रश्न यहाँ से भी बना सकता है। चलिए, बिहार में सर्वाधिक बाल माने 0 से 6 जो इनकी वर्ष होती है लिंग अनुपात किस जिले में है? मैंने समझ रहे हैं ना, 0 से 6 वर्ष के जो भी यहाँ पे बच्चे हैं, ठीक है, इनमें आपको सेक्स रेशियो बताना है। सेक्स रेशियो बताना है कि जो भी 1000 बच्चों में जो भी यहाँ पे फीमेल की संख्या है बताना है आपको, ठीक है। इसमें जो टॉप पे अभी चल रहा है, ध्यान से देखते चलिए, किशनगंज चल रहा है, ध्यान रखिएगा, किशनगंज यहाँ पे भी चल रहा है, सबसे टॉप पे चल रहा है। लगभग यहाँ पे इसका डेटा है 955। बहुत अच्छी बात है, जो बच्चियों की संख्या है फीमेल जो, ठीक है, चाइल्ड की संख्या लगभग 100 बच्चों में, मतलब जो मेल चाइल्ड है उसमें 955 यहाँ पे है। ओवरऑल अगर किशनगंज की बात करें तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है सेक्स रेशियो की। यहाँ पे लगभग डेटा है 918 के आसपास, 918 प्रति 1000, ठीक है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी तो बिहार में बिजली का एकदम मतलब गोल्डन टाइम पीरियड चल रहा है, ठीक है, लेकिन बिल भी वैसे ही आ रहा है। इसका गठन कब किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ठीक है। 1958 में, ध्यान रखिएगा, 1958 में बिहार, ठीक है, राज्य विद्युत बोर्ड का गठन किया गया था। 1958 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम है, 1948 के अधिनियम के तहत, ध्यान रखिएगा, 1958 में ये किया गया था, ठीक है, एक वैधानिक निगम के रूप में। तो ठीक है फ्रेंड्स, लगभग 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक शेयर कमेंट करते रहे, अपना फीडबैक देते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।